लगता है कोरोना संकट ने राजनीति को भी हिलाकर रख दिया है। खास तौर पर इसके साइड इफेक्ट और ये सत्ताधारी दल पर ज्यादा दिख रहे हैं। हफ्ते भर से बीजेपी में हलचल बनी हुई है। आला नेताओं के बीच मेल मुलाकातों का दौर चल रहा है। शुक्रवार को भी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निवास पहुंचकर मुलाकात की। उसके बाद वे मुख्यमंत्री से मिलने सीएम हाउस पहुंचे। वैसे देखा जाए तो इसकी शुरुआत बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के भोपाल पहुंचने से हुई थी। फिर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी भोपाल आए। पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा भी नजर आए और इन सभी मुलाकातों के केंद्र बिंदु में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं। लेकिन अंदर की खबरें हैं कि 2 से 3 मंत्री भी बीजेपी की मेगा मुलाकातों में शामिल हैं। सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश की भी नजरें बनी हुई है। खबरें ये भी है कि बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपना विदेश दौरा बीच में छोड़कर आ गए हैं। सत्ता और संगठन के बीच इन गतिविधियों के कुछ तो मायने हैं। हालांकि बीजेपी प्रदेश मुखिया इसे अपने कल्चर का हिस्सा बताते हैं। देखिए, मुलाकात सहज रूप से हम लोग मिलते ही रहते हैं और नरोत्तम जी हमारे प्रदेश के गृह मंत्री हैं, तो मेरी जिम्मेदारी भी है कि हम लोग आपस में बातचीत करते रहें। और मैं सभी अपने मंत्रिमंडल के जो जितने भी सदस्य हैं उनके यहाँ चाय पीने, उनसे बात करने के लिए ये भी एक क्रम हमने शुरू किया है कि उसके निमित्त भी बातचीत होती रहे, चर्चा होती रहे। तो इस निमित्त एक सहज रूप से मैं मिलने के लिए आया हूँ। लेकिन बीजेपी भले इन मुलाकातों को सौजन्य बताए, लेकिन राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है। कोरोना की दूसरी लहर में विपक्ष की तरफ से बीजेपी पर लगातार हमले हो रहे हैं। क्या इसे लेकर केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कोई निर्देश है? क्या ये हलचल बंगाल और दमोह की हार के बवंडर को लेकर है या फिर मंत्रिमंडल विस्तार जैसी कोई बात है? क्योंकि कांग्रेस में बिंद की हार पर रार मची हुई है। नेताओं का राजनीतिक करियर दांव पर है, तो बीजेपी में बिंद से बम्पर जीत पर क्या हो रहा होगा समझा जा सकता है। लेकिन कांग्रेस जरूर अपने तरीके से इसके मायने निकाल रही है। आज प्राथमिकता होनी चाहिए सत्ताधारी दल की जनसेवा, लेकिन उनकी प्राथमिकता अब हो गई है खुद का भविष्य। खुद का भविष्य कैसे सुधारा जाए। भाजपा के अलग अलग गुटों के बड़े बड़े नेता जो हैं वो एक दूसरे से मिल रहे हैं। किसके खिलाफ मिल रहे हैं, किसके हित में मिल रहे हैं, ये जनता अच्छे से जानती है। कोई विधायक है भाजपा का तो वो कोशिश में लगा हुआ है कि किस तरह से वो मंत्री बन जाए। वो कोई मंत्री है तो वो कोशिश में लगा हुआ है कि किस तरह से वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बन जाए। तो इन सारी चीज़ों को जनता अच्छे से देख रही है। विपक्ष के नाते कांग्रेस का अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन बीजेपी आज जिस मुकाम पर पहुंची है उसके पीछे उसकी इसी संस्कृति का बड़ा हाथ है। इन गतिविधियों को आने वाले नगरीय निकाय चुनाव और 3 विधानसभा 1 लोकसभा उपचुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कुछ लोग इसे दमोह के एक बड़े नेता और कद्दावर केंद्रीय मंत्री के बीच रार से भी जोड़ रहे हैं। लेकिन जो भी हो, बीजेपी के बंद कमरों का ये सस्पेंस ज्यादा दिनों तक कैद नहीं रह पाएगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है बीजेपी में हलचल क्यों। बीजेपी एक बड़ी ही दिलचस्प पॉलिटिकल पार्टी इस मायने में है, और ख़ास तौर से जब से केंद्र की राजनीति में 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इस समय केंद्रीय गृह मंत्री की जिम्मेदारी निभाने वाले अमित शाह जी का राष्ट्रीय राजनीति में एक ज़बरदस्त उदय हुआ है, उसके बाद से बीजेपी के बारे में अनुमान लगाना, कयास लगाना, ये सारी चीज़ें काफ़ी कठिन हो गई। कठिन इसलिए हो गई हैं कि पार्टी बहुत स्ट्रिक्टली अपनी उस धारा को अपनाते हुए, ऐसा नहीं कि बीजेपी में ये परंपरा रही है कि वो बहुत मीडिया से सीधे आकर अपने हर निर्णय और फैसले पर मीडिया से खुलकर बात करते हैं, खुलकर सवाल जवाब वहाँ होते हैं, उनके अपने नेता खुलकर पार्टी की रीति नीति पर बोलते हैं। ये सब बीजेपी का कल्चर नहीं है। लेकिन फिर भी वो दौर जब प्रमोद महाजन जी होते थे, और जो उनको करीब से जानते समझते हैं तो वो जानते थे कि प्रमोद महाजन जी से मिलकर जब आप उठ खड़े होते थे और कहते थे सर कल फिर मिलते हैं, तो वो कहते थे बैठो मित्र, ये तो हुई ऑन रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड तो कुछ बात ही नहीं हुई, ऑफ द रिकॉर्ड भी तो ले जाओ। ऑफ द रिकॉर्ड बीजेपी में अभी भी है, लेकिन अब काफ़ी सिमट गया है और कम हो गया। पहले कुछ ऐसे चेहरे थे जो बीजेपी में बहुत खुलकर बोलते थे, वक्त के साथ वो भी किन्हीं कारणों से पीछे चले गए, नेपथ्य में चले गए। और अब ये जो बीजेपी है, इस बीजेपी से कुछ अंदर के बारे में आप अनुमान लगा लें, ये बहुत कठिन है। शिवराज जी की अगर हम बात करें, शिवराज जी एक बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल के बीजेपी लीडर हैं, जो हर बात पार्टी के आंतरिक फोरम पर कहना पसंद करते हैं। मीडिया के इंटरव्यूज़ में बहुत खुलकर बात करना, जैसा कई बार
नितिन गडकरी जी के लिए कहा जाता है कि वो अपने मन की बात खोल देते हैं। जैसे रिसेंटली उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे बड़ा दुख हुआ जब दूसरी बार मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की दावेदारी थी मेरी और मुझ पर हमले हुए। लेकिन शिवराज जी इसके बिल्कुल मुख्तलिफ। ऐसे हर मसले पर वो सिर्फ हाथ जोड़कर विनम्र मुस्कान के साथ आगे बढ़ जाते हैं। अब ये जो मेल मुलाकातों का सिलसिला है, मीडिया इसके कई अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा है, कई कयास लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बीजेपी के नेता जानते हैं कि इसकी वजह क्या है और ये बीजेपी की किस प्रक्रिया का और किस रणनीति का हिस्सा है। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी, बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सीनियर कांग्रेस लीडर, पूर्व मंत्री, उनका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं कोरोना को बिल्कुल पीछे छोड़कर सरकारी अस्पताल हमीदिया से करीब करीब हफ्ते 10 दिन पहले वापसी करके लौटे डॉक्टर हितेश वाजपेयी, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। दिनेश जी, पहली टिप्पणी आपकी। बड़े अनुमान लगाने की कोशिश होती है बीजेपी की, इस तरह की मेल मुलाकातों को लेकर बड़ी टीका टिप्पणी भी होती है, लेकिन जो अनुमान लग रहे हैं उनमें एक अनुमान तो ये भी है कि किसी एक बड़े नेता के जो बुंदेलखंड से आते हैं, कुछ उनको लेकर जो तथाकथित रार तकरार है उस पर फैसलों की कोई बात है, क्योंकि उसमें भी ये माना जा रहा है कि पार्टी के एक बेहद सीनियर लीडर उस एक्शन से शायद सहमत नहीं है, और दूसरी तरफ एक ध्रुवीकरण सा है नेताओं का कि वो मानते हैं कि नहीं, एक्शन होना चाहिए। बहरहाल ये तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं। और दूसरा, कोविड इरा के बाद बीजेपी ख़ासतौर से केंद्र सरकार जो है वो किस तरह से चीज़ों को जनता के बीच पहुंचाए भी, कि किस तरह से हम इससे निपटे, या क्या चुनौतियां थीं, या कहाँ चूक भी हुई, इस पर भी लगातार विचार मंथन। आप और इसके परे आप क्या देख पाते हैं? जी, जो कोरोना की दूसरी लहर का जो दौर देश ने देखा है वो बेहद डरावना था, और जहां भी जिस भी पार्टी की सरकारें थी तो वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आई कि उन्होंने जो है संक्रमण को ठीक से हैंडल नहीं किया, लोगों की मौत ज्यादा हुई, और उनकी पार्टियों के भीतर भी सवाल उठ रहे हैं। आप आसपास नजर डालेंगे तो छत्तीसगढ़ में भी आपको ये समस्या दिखाई देगी, पंजाब में भी देखी, उत्तर प्रदेश में भी संगठन की, भारतीय जनता पार्टी संगठन की समीक्षा चल रही, तो कई जगह तो कोविड के जो साइड इफेक्ट है वो तो हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब मध्य प्रदेश पर हम आते हैं तो ये धुआं बेवजह नहीं है। हमने ये देखा था कि जिस दमोह का जिक्र आप कर रहे हैं, उस दमोह से जो चिंगारी उठी है वो लोगों के ड्राइंग रूम तक तो पहुंची है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की जो मुलाकातें होती हैं वो कोई ना कोई संदेश तो दे रही है, क्योंकि सामान्य मुलाकातें नहीं कहा जा सकता इनको, क्योंकि लगातार यदि होती रहती तो शायद ये सामान्य मुलाकातों की श्रेणी में आती हो, किसी कामकाज के सिलसिले में लोग अपने क्षेत्र में गए हों। तो जो भी है, अब उसके बारे में विचार मंथन, क्या अगले जो है राजनीतिक कोई एक प्रेशर ग्रुप तैयार हो रहा है, या जो है कोविड संक्रमण से जो उत्पन्न परिस्थितियां हैं, विपक्ष जिस तरह से हावी हो रहा है, वो तो अकेला विषय नहीं होगा। निश्चित तौर पर नेतृत्व से जुड़े कुछ मसले होंगे जिन पर इन ड्राइंग रूम मुलाकातों में बातचीत हो रही हो। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, आप क्या कहेंगे? दिनेश जी की भी बात आपने सुनी, और पोस्ट कोविड चैलेंजेस और पॉलिटिकल चैलेंजेस दोनों निश्चित तौर पर इन पर विचार करना और आगे की भविष्य की तैयारी करना एक अच्छी दृष्टि और सोच है। आप क्या देखते हैं? और ये जो अनुमान, चर्चाएं, नाना प्रकार की चीज़ें हैं, ये चलेंगी ही सर। राजनीति में जब राजनेता मिलते जुलते हैं तो उसके अनेकार्थ निकालने की कोशिश मीडिया भी करती है, पार्टी का कार्यकर्ता भी करता है, जनता भी करती है। जी सर जी, मैं कोशिश करूंगा कि आपके इस मंतव्य को कुछ न्याय मिले जो मेरी मर्यादा के तहत है जी, और जितना मेरी पार्टी मर्यादाओं के तहत अनुमति दे सकती है। जी दिनेश जी ने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन हम सोशल देखते हैं, इकोनॉमिक देखते हैं, इसी प्रकार से पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन सामने आने हैं बड़ी संख्या में, पॉलिटिकल भी। तो मैं उनकी इस बात का अनुमोदन करता हूँ, समर्थन करता हूँ, और ये किसी भी दल के लिए होना है। और हमने ये चीज बहुत आसानी से यदि देखना है तो बंगाल में आप देख सकते हैं, जिसमें पोस्ट कोविड, पोस्ट पोल कॉम्प्लिकेशंस का हम सामना कर रहे हैं। चुनाव हो चुके हैं,
लेकिन आज भी आप देखेंगे कि चुनाव के पश्चात भी राजनीतिक हिंसा, विद्वेष, वैमनस्यता, वहां पर हर चौराहे पे हमको और हमारे कार्यकर्ताओं को उसका सामना करना पड़ रहा है। तो स्वाभाविक है कि ये भी एक बड़ा विषय है जिसके ऊपर जन जागृति के लिए हम लोगों ने कार्यक्रम लिए हैं। अब यदि रिसेंट घटनाक्रम को लेकर आए तो मैं इस दिनेश जी की तरह तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हम एक राजनीतिक दल हैं, ये मुलाकातें राजनीतिक हैं और राजनीतिक मुलाकातों के राजनीतिक निहितार्थ भी होते हैं। और मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि देखिए 2023 में मैंने पिछली बार भी ये कहने का प्रयास किया था कि हमको 18 से सबक लेकर 2023 में मजबूती से जाना है और 2023 में हमारे पास 28 महीने बचे हैं। 28 महीने में से ये 16-18 महीने जो हैं हमारे, आप मान के चलिए ये कोविड कार्यकाल के रहे हैं जिसका असर बचे हुए भी साल 1.5 साल रहना है। तो स्वाभाविक है चाहे वो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन सरकार पर आए, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस आए, क्योंकि हर जगह विश्व में सरकारी संसाधन या देशों की जो व्यवस्थाएं थी वो कोरोना की आपदा के सामने छोटी पड़ी हैं। इसमें कोई नहीं नकार सकता, कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कह दे कि वो कोरोना की आपदा के सामने में उस पर 21 साबित हुआ हो, वो हमेशा 19 ही साबित हुआ है। और जब भी ऐसा होता है साहब, तो युद्ध और महामारी, ये दो इम्प्लीकेशन सरकारों पर तो आते ही आते हैं, क्योंकि जनता बेचारी परेशान होती है इस दौरान और जनता इसकी कीमत देती है। और चूंकि उसकी अपेक्षा भगवान के बाद सरकारों से ही होती है, तो सरकारों ने भी अपना मजबूत प्रयास किया है, चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो, बेड्स की बात हो, हॉस्पिटल्स की बात हो। लेकिन बावजूद इस सब के बहुत बड़ी संख्या में कैजुअलिटीज हुई हैं और सभी जगह हुई हैं, बीमारी की वजह से हुई हैं। तो स्वाभाविक है कि हमको बहुत सारे मैनेजमेंट के स्तर पर मेहनत करनी है और 2023 के चुनाव के लिए 28 महीने बचे हैं दिनेश जी, तो हमें करने दीजिए साहब। हम एक बहुत संगठित प्रयास कर रहे हैं, समन्वित प्रयास कर रहे हैं, उसी का संवाद और संपर्क जारी है। राकेश जी, बीजेपी में अभी इस समय हम कोविड से निपटने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटीज बना रहे हैं। बीजेपी में हमेशा से, उसके उद्भव से कुछ क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटीज होती हैं जिनमें आमतौर पर माना जाता है कि संघ से आने वाले प्रचारक, उनका बड़ा डोमिनेंस होता है। ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, दबदबा शब्द अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उनकी प्रधानता होती है और उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और आमतौर पर ये अधिकतर समय किसी इम्पोजिंग एंटिटी के तौर पर सामने नहीं आते कि ऐसा करना ही है, ऐसा करके दिखाना है, लेकिन जहां उन्हें लगता है कि कुछ चुनौतियां हैं तो वहां वो बहुत ही एक निर्णायक भूमिका में सामने आते हैं। ये बीजेपी की ताकत भी है और कुछ लोग ये भी आरोपित करते हैं कि बीजेपी के लिए चुनौती भी बनती है। आपकी पार्टी में अभी ऐसी कोई स्थितियां नहीं, उस पर आप बोलना चाहें तो बोलें। आज विषय आपका नहीं है तो आप किनारे खड़े हैं, क्या कहेंगे आप इस मसले पर? जी, सबसे पहले तो डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी को उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत मंगल कामनाएं करता हूँ। बिल्कुल जी, मुझे जानकारी नहीं, स्वस्थ हुए मेरे भाई। और आज जो विषय है जिस पर बेहतर तरीके से भाई दिनेश जी ने जितना बताया है और उतना ही डिफेंस करके हमारे डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब ने अपना बचाव किया है। और मैं भी नहीं चाहता हूं कि इस विषय पे उनको ज्यादा जो आपने रखा है उस पर मैं बहुत ज्यादा जिक्र करूं कि बीजेपी में कोविड के बारे में मंथन चल रहा है या नेतृत्व के बारे में उथल पुथल है। एक बात उन्होंने कही कि हमारे कार्यकर्ताओं को चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में बहुत परेशान किया जा रहा है। मेरे भाई, अकेले पश्चिम बंगाल में आप परेशान कर रहे हैं, आप हो रहे हैं, बकाया पूरे हिंदुस्तान के राज्यों में आपके लोग, आपकी सरकारें दूसरे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है। तो अपने गिरेबान में झांकना है। मूल मुद्दा है जो ये है कि बीजेपी में ये मंथन क्यों चल रहा है। तो शरद भाई, भारतीय जनता पार्टी में जैसा दिनेश भाई ने कहा है कि सामान्य तौर से ये लोग कभी नहीं मिलते। मैंने कभी ये चश्मा लगाए जो हीरो आजकल बंगाल से वापस आ गए हैं बैक टू पवेलियन, इनको मैंने कभी किसी के बंगले पे सामान्य तौर से अपने जीवन में जाते नहीं देखा। अब जो काला चश्मा लगा के जा रहे हैं, चाहे नरोत्तम मिश्रा जी के जाए और कहीं जाए, और जैसे प्रभात झा साहब बैठे हुए हैं बिल्कुल पगड़ी बांधे हुए, वो भी एक आसन है जिस आसन पे वो विराजमान। और वो कौन सा आसन है, किस आसन के थ्रू बैठ के वो अपने आप को ऊर्जा बढ़ा रहे हैं। और चाहे प्रहलाद पटेल साहब हों जो बहुत सुखद स्थिति में है अभी,
भारतीय जनता पार्टी में मैं ये कह सकता हूँ, आपने कहा कि आरएसएस का बहुत तगड़ा रोल रहता है, आप उनका वो नहीं कह सकते शब्दों का आपने ही कहा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आरएसएस का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का हेडमास्टर है और ये सब प्राइमरी के छात्र हैं। इससे आगे मैं और कोई तुलना उनकी नहीं कर सकता हूँ। ये अपने विवेक से इनके सोचने समझने का कोई भी काम नहीं है। और अंत में जब बात बिगड़ती है, जैसे ये कहा जाता है कि हमारे अनुशासन बहुत है, हमारे यहाँ कोई बोल नहीं सकता, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं बड़ी अनुशासन। तो राकेश जी, फिर हेडमास्टर तो अच्छे साबित हो रहे हैं, मतलब बीजेपी जिस तरह से आगे बढ़ी है तो विद्यार्थियों को ज्ञान अच्छा मिल रहा है। निश्चित मैं ये मानता हूँ कि आरएसएस की बदौलत ही, उनके उस हेडमास्टर के बदौलत ही भारतीय जनता पार्टी में लोग खुल के सामने नहीं आते। लेकिन अब कुछ नरम पड़ रहा है हेडमास्टर का रुतबा, जब से जयंत मलैया साहब के बारे में, जैसा नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा कि वहां कुछ जयचंद हैं और तमाम ऐसे वक्तव्य आ रहे हैं जो सुनने में, जैसे माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने इंदौर में बोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तो ये बोलने की कभी हिमाकत भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग नहीं करते थे। जो कर रहे हैं उसका मूल कारण शरद द्विवेदी साहब ये है कि श्रीमंत सिंधिया जी के साथ आए हुए लोगों को, चाहे इंदौर हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे विंध्य हो, चाहे महाकौशल हो, सब जगह उनको विशेष तवज्जो दे रहे हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी। तो ये सभी लोग शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में सोच रहे हैं, उनके प्रति लामबंद हो रहे हैं। मुझे ऐसा अनुभव। डॉक्टर वाजपेयी कुछ कहना चाह रहे थे आपकी टिप्पणी पर। जी डॉक्टर वाजपेयी। बिल्कुल सर, मैं चूंकि आज क्षमा के साथ में समय इसलिए ज्यादा ले रहा हूँ कि मेरे को दो लोगों के जवाब भी देने हैं। तो चौधरी साहब ने जो कहा है, मैं शब्द व्याख्या वाक्य विन्यास में नहीं जाता हूँ, वो उनका अधिकार है विपक्ष के नाते। लेकिन मैं इतनी बात जरूर करूंगा चौधरी साहब कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन हमारा साहब जो स्कूल है उसमें कम से कम आप मान के चलिए कि हेडमास्टर तो है, मास्टर्स हैं और छात्र हैं। तो हम लोग कोशिश हमेशा ये करते हैं कि ठीक तरीके से पढ़ाई हो। लेकिन वही कांग्रेस में देखें तो वो एक ऐसा स्कूल है जहां अभी जिसको शिक्षक विहीन स्कूल बोलते हैं, तो वो छात्रों के भविष्य की चिंता भी करनी चाहिए। तो 23 जून के पहले आप लोगों को अध्यक्ष की भी तैयारी करनी है। तो मैं मान सकता हूं कि यस, वी आर डूइंग ऑल एक्सरसाइजेस टू कीप आवर हाउस इन ऑर्डर, और हम अनुशासन में रहना चाहते हैं। और आपने जो कहा गाये बगाए यदि कहीं पर ऐसी घटनाएं हुई है तो हाँ, हम उससे उन संकेतों को समझकर हम उसको करेक्ट करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है, क्योंकि देखिए हम एक राजनीतिक दल है, सजग हैं, और अंत में हमको जनता की जन अपेक्षाओं को पूरा करना है चौधरी साहब। दूसरी अंतिम बात सर, जो आपने बंगाल में सर हिंसा बहुत ज्यादा है चौधरी साहब, ऐसी हम लोगों ने यहाँ भी नहीं देखी। मतलब अपन लोगों के यहाँ बाइपोलर पॉलिटिक्स रही है और शायद इतनी नहीं है, तो बंगाल की थोड़ी चिंताजनक है सभी के। जी जी दिनेश जी, कांग्रेस भी अफेक्टेड रही है। दिनेश जी, एक जो प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है, वो प्रश्न ये है कि बीजेपी का क्या होमवर्क बड़ा अच्छा होता है, जिसकी तरफ दोनों माननीय राजनीतिक मेहमानों ने भी अपने अपनी विचारधारा जन्य सोच के अनुसार टिप्पणी की, लेकिन उसमें एक कॉमन लाइन ये है कि बीजेपी में हेडमास्टर जैसी व्यवस्था में कुछ लोग होते हैं, ये संघ से भी हो सकते हैं, आनुषांगिक संगठनों से भी हो सकते हैं। मुख्य तौर पे तो संघ से आने वाले वो प्रचारक होते हैं जो संगठन में महामंत्री की भूमिका निभाते हैं, प्रभारी के दायित्व निभाते हैं। क्या ये वो होमवर्क करते हैं जो बहुत तटस्थ होता है? जैसे एक डॉक्टर बहुत मैं भावहीन नहीं कहूँगा उसको, लेकिन वो तटस्थ होता है, क्योंकि वो पेशेंट की नब्ज पर हाथ रखते ही ये भी बताता है कि ऐसा लगता है आप मीठा बहुत लेते हैं या आप परहेज नहीं कर रहे हैं। तो ये वो लोग हेडमास्टर्स हैं जो इसी भाव शून्यता के साथ पार्टी की नब्ज पर हाथ रखते हैं और ये बताते हैं कि सुनिए बीजेपी के माननीय महानुभावों, आप ये त्रुटि शायद करते प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन इसको सुधारिए, ये ठीक दिशा में जाती हुई नहीं दिख रही। क्या यही बीजेपी की बड़ी स्ट्रेंथ है और ये सारी कवायद उसी दिशा में जाती हुई दिख रही है जो अभी हो रही है? शरद जी, बीजेपी पोखरण जैसे धमाके करने की अभ्यस्त है। आप जो है उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बदल दिया जाता है, कोई आपको कहीं कोई खबर नहीं होती। उनकी जो वर्किंग स्टाइल है, जिसे हम कार्य जो है राजनीति, लेकिन दिनेश जी उसके पीछे बड़े पॉलिटिकल रीजन्स होते हैं। वहाँ जो कुमाऊं और गढ़वाल की सियासत है, आप मुझसे बेहतर समझते हैं,
कि उस सियासत में वोटों का नुकसान बड़ा तगड़ा होने वाला था। बीजेपी आपसी द्वंद्व या मनोमालिन्य के चलते फैसले करती हो, या आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि वो कारण नहीं होता, वो पार्टी ऑफ विनेबिलिटी है, वो सिर्फ जीत की संभावना को देखकर निर्णय करती है? बिल्कुल शरद जी, राजनीति में चेक बैलेंस हमेशा चलता रहता है। कोई जो है ऐसा मध्य प्रदेश में भी पहले भारतीय जनता पार्टी में हुआ है। आप देखिए कि जो कोई भी राजनीति हो, कोई भी निर्णय हो, वो होता वोटों के लिए ही। आप एक 2018 का चुनाव परिणाम जिसका जिक्र डॉक्टर वाजपेयी कर रहे थे, वो क्या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था क्या? तो जवाब होगा नहीं था। तो जिन भी परिस्थितियों में मध्य प्रदेश में सरकार बनी, और अब चिंता स्वाभाविक है क्योंकि जब दो पार्टियों का वाला राज्य है और पूरा जो सरकार बनी है, तो जो ये जो साल है, पूरा एक साल तो अभी तक निकल चुका है, नगरीय निकाय के चुनाव भी सरकार नहीं करा पाई है, बहुत सारी समस्याएं एक साथ हैं, और फिर 23 कब आ जाएगा तो पता नहीं लगेगा। तो जो भी कमजोरियां रह गई थी, उनको यदि हम सुधारते हैं, उसमें क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, तो लोग अपना ये विचार मंथन की प्रक्रिया है, जिसका जो फैसला क्या होता है, हेडमास्टर को करना है, वो बैठ लेके नहीं बैठा हुआ है। वो ये कह रहा है कि आप एक कमरे में बैठिए और एक संवाद विकसित कीजिए, और संवाद में जो भी हल निकले वो हमें बताइए कि ये इसका जो है एक आसान सा हल है, जो हम आगे 2023 के लिए सफलतापूर्वक जा सकते हैं। क्या डॉक्टर वाजपेयी, आपको सुन नहीं पाए हम ठीक से? जी, मैं कह रहा था ये शिक्षक विहीन स्कूल से तो बेहतर है ना दिनेश जी, थोड़ा सा बोल देंगे तो मेरे साथ थोड़ा न्याय हो जाएगा। बताइए सर। कई तरह के हेडमास्टर होते हैं डॉक्टर साहब। कई तो मतलब जैसा मैंने आपको ना कहा कि बच्चों पे के सिर पे हाथ फेर के स्कूल जो है बच्चों को पढ़ाते हैं या शिक्षा देते हैं, और कई होते हैं जो तबीयत से बैंत लगाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस स्कूल में। जी, कांग्रेस को किसको देखते हैं आप, कैसे देख पाते हैं? देखिए, कांग्रेस का तो कुछ सभी जानते हैं कि उनके यहाँ जितनी स्वतंत्रता है कहने की, वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। वहां तो जो है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी में तो स्टूडेंट अपना सही जवाब, मैं इसी को सवाल के तौर पे चौधरी साहब की, क्या चौधरी साहब मैं ये अर्थ निकालूं डॉक्टर वाजपेयी और दिनेश जी की टिप्पणियों से कि आपके यहाँ शिक्षक भी स्वतंत्र है, विद्यार्थी भी स्वतंत्र है, इसीलिए परीक्षा परिणामों पर बहुत टिप्पणी नहीं होती? आते रहेंगे परीक्षा परिणाम, 135 साल पुरानी पार्टी को आप रिजल्ट कार्ड दिखा के नहीं डरा सकते? नहीं, मूल बात यह है कि कांग्रेस एक सिद्धांत की पार्टी है, एक विचारधारा की पार्टी। उसने तय किया हुआ है कि हमें देश में आजादी के पहले और आजादी के बाद किस तरीके से शासन करना है, किस तरीके से पार्टी चलाना है। हम लोग ना तो धर्मांधता से चलते हैं, ना जातिगत समीकरण देखते हैं, ना हम मंदिर और मस्जिद के निर्माण में लगते हैं, ना हमारा ये कभी क्रिश्चियंस के खिलाफ बोलना, कभी मुस्लिम्स के खिलाफ बोलना। मतलब जो ज्यादा संख्या में है उसको एकत्रित करने का जो भाव है वो इनके उसमें रहता है। कांग्रेस सर्वहारा वर्ग की है, प्रत्येक जाति की है, उसकी एक आइडियोलॉजी है। और इस बात से मैं सहमत हूँ दिनेश भाई की बात से कि वहाँ कार्यकर्ता की एक स्वतंत्रता है, जो बीजेपी में तो लगभग ना के बराबर है। स्वतंत्रता की बात बीजेपी के कार्यकर्ता को करना शोभा ही नहीं देता। लेकिन राकेश जी विनम्रता से मैं कहूंगा कि अब आपके यहाँ भगवान श्री राम का जो पोस्टर है वो इतना बड़ा होता है कि बीजेपी कार्यालय में नहीं लगता है उतना बड़ा। इसके पहले मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसके पहले सनातन परंपरा में या हिंदुत्व में कांग्रेस की कोई आस्था या कांग्रेस का कोई विरोध रहा है, बिल्कुल नहीं रहा है। लेकिन अब इसका जो प्रगटीकरण हो रहा है, इसका फायदा भी नहीं हो रहा है शायद। नहीं, अब मूल बात पे इस पे डॉक्टर साहब मैं आपके जवाब दे दूं। सर ये मैंने सवाल किया था, शरद द्विवेदी ने आपसे निवेदन किया। जी सॉरी डॉक्टर साहब आपने तो प्रश्न किया है। जी नहीं, ये मेरी मैंने आप निवेदन किया था। जी बताइए आप। जी शरद भाई जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कांग्रेस की विचारधारा थी। जब महात्मा गांधी को गॉडसे जी ने गोली मारी तो उनके मुंह से भगवान राम का ही नाम निकला। ये इंदिरा गांधी जी थी जो रुद्राक्ष की माला पहन के अपने धर्म को पवित्रता में रखती थी। और चाहे हम राम मंदिर की बात कर लें, मैं इस पे भी नहीं जाना चाहता, लेकिन आपने ये कहा कि बड़े-बड़े ये अलग विषय है सर,
अगली बार बात करेंगे इस पे, अभी उनको बात पूरी कर लेने दीजिए। जी चौधरी, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, आपने जो प्रश्न कहा है कि बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं रामचंद्र जी के, मैं फिर कह रहा हूँ कि कांग्रेस सर्वधर्म सद्भाव की बात करती है और मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है, सनातन धर्म में होने के नाते, कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते, कि कांग्रेस सनातन धर्म की खुल के वकालत करने लगी है। क्योंकि जनतंत्र में, लोकतंत्र में मतदाता का विशेष महत्व है। जो अधिक संख्या में है उन्हें हमें आकर्षित करना ही पड़ेगा। तो कांग्रेस अगर सनातन धर्मावलंबियों को जो है आकर्षित कर रही है, उनके अनुयायी बन रही है, तो मैं उनका स्वागत। चलिए, अभी मैं बहुत कम वक्त है डॉक्टर हितेश वाजपेयी, 30 सेकंड में उत्तर चाहूंगा। कांग्रेस की चुनौती, जी कांग्रेस की चुनौती नहीं, मेरा सवाल जो संक्षेप में सुन लें। कांग्रेस की चुनौती ये है कि वरिष्ठ नेताओं का समायोजन उचित रूप में हो, कार्यकर्ताओं का सम्मान हो और अच्छे पुराने घिसे हुए कार्यकर्ता सामने आए। आपके यहाँ चुनौती यह है कि कार्यकर्ताओं का इतना बड़ा हुजूम है और बाहर से आने वाले मेहमान भी हैं। कमलनाथ कहते हैं कि 31 में 3 सीटें आई विंध्य से। आपके यहाँ जो 2 दर्जन से ज्यादा सीटें लाने वाले हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं। तो आपकी भी चुनौती गहरी है डॉक्टर वाजपेयी। देखिए शरद जी, चुनौती कौन से दल के सामने नहीं है? राजनीतिक दल में चुनौतियां हैं, दोनों दलों के सामने है। महत्वपूर्ण ये है कि उन चुनौतियों का सामना कौन कर रहा है। देखिए, परीक्षाएं तो दोनों विद्यार्थियों की है, तैयारी कौन कर रहा है, शिक्षक के साथ कौन बैठ रहा है, कौन शिक्षक है जो उनकी तैयारी करा रहा है, और शिक्षक और मुख्य शिक्षक तो हमारी परंपरा है ना साहब। तो मेरा ये निवेदन है कि व्हेन देयर इज नो मास्टर, तो अब वो बोलते हैं ना, एक हेडलेस चिकन जैसी स्थिति होती है कि इसमें सब बेतरतीब होता है, किसी को समझ में नहीं आता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है, बहुत ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ, कि चौधरी साहब जैसे कद्दावर नेता कांग्रेस में है, लेकिन कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व चूंकि एक परिवार पर निर्भर है, और वहां से जब तक वो तय नहीं होगा, जिसकी 23 जून तारीख भी है आने वाली, तब तक उसमें एक बेतरतीब माहौल है। बाकी ठीक है, 1.25 साल पुरानी है, मैं मानता हूँ बाकी सब बातें, तो अभी मैं उसमें कोई बहुत भविष्य नहीं देखता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बहुत धन्यवाद दिनेश जी, और बहुत धन्यवाद राकेश चतुर्वेदी सर, बहुत धन्यवाद आपका। निश्चित तौर पर बीजेपी में मास्टर्स हैं और उनके मास्टर्स स्ट्रोक भी हैं, और ये मास्टर स्ट्रोक्स ना कोई किसी स्टेडियम में होते हैं कि जहाँ हज़ारों दर्शकों का हुजूम होता है। ये मास्टर स्ट्रोक्स बहुत चतुराई से और बहुत निजता की रक्षा करते हुए बंद कमरों की चुनिंदा पदाधिकारियों की मौजूदगी में तय होते हैं, और उनको जब उन स्ट्रोक को जब खेला जाता है तो गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर ही जाती है, और जो कुछ ये मास्टर्स कहते हैं वो ब्रह्म वाक्य की तरह होता है, यानी उसमें कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं। यही बीजेपी की ताकत है, जिसको मैं फिर दोहराऊंगा कि कुछ समीक्षक चुनौती, चैलेंज भी कहते हैं, लेकिन बीजेपी इसको साध कर जब तक आगे बढ़ती रही है और आगे बढ़ती रहेगी, और इसमें जब तक कार्यकर्ताओं का हित चिंतन और जनता का हित चिंतन और नेतृत्व को ठीक से समायोजित करने की परंपरा चलती रहेगी, ये सारे मास्टर स्ट्रोक बने रहेंगे। नहीं तो स्ट्रोक कई बार बैकफायर भी कर जाते हैं। नमस्कार।